हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री एंड द चैप्टर इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इन दिस वीडियो आई विल कवर द टॉपिक केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन. Later on in the next video I will cover these two topics. Okay, so let's begin. So हम अपनी सराउंडिंग में बहुत सारी चेंजेस देखते हैं। तो सारी चेंजेस जो है वो एक टाइप की नहीं होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस हम देखते हैं। तो जो भी चेंजेस हमारे सराउंडिंग में होती है उसको कैटेगराइज्ड किया गया है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो सबसे पहले फिजिकल चेंज, changes that doesn't affect the chemical composition of a substance is physical change. ऐसा चेंज जो किसी सब्सटेंस का केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं करता है, वैसे चेंजेस क्या कहलाते हैं? फिजिकल चेंज। जैसे आपने कभी अपने हाथों से कप तोड़ दिया हो, कभी कोई ग्लास तोड़ दी हो, आपने आइस को मेल्ट होते देखा होगा। आइस जब मेल्ट होता है तो क्या जो वाटर है वो कुछ और ट्यू सब्सटेंस बन जाता है? नहीं ना, आप उसको फिर से फ्रिज में रख देते हो तो वो वापस से आइस बन जाता है। इट मीन्स कि उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुआ है और कोई भी नया सब्सटेंस भी नहीं बना है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। Alright, now come to the chemical changes. Changes in which chemical properties of a substance is altered and a new substance is formed with new properties. ऐसे changes जिनमें सब्सटेंस जो है वो क्या होता है, थोड़ा अल्टर्ड हो जाता है और एक नया सब्सटेंस फॉर्म करता है विथ अ न्यू प्रॉपर्टीज। अब जो पुराने हमारे सब्सटेंस थे उन्होंने रिएक्ट करके वो चेंज होकर, वो अल्टर्ड होकर उन्होंने क्या बनाया है? एक नया सब्सटेंस बनाया है विथ न्यू प्रॉपर्टीज। उसके जो प्रॉपर्टीज है वो पहले वाले से भिन्न है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने आयरन को रस्ट होते देखा होगा। सोरिंग ऑफ फूड, जब फूड खराब हो जाता है तो क्या वो वापस से सही हो जाता है? नहीं ना। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, इसमें हमारा क्या हो रहा है? न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। केमिकल चेंजेस इज ऑल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन। अब इसी केमिकल चेंजेस को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? हम इसको जानते हैं केमिकल रिएक्शन के नाम से। So, chemical reaction is a process in which one or more substance are altered and they form one or more new substance which have entirely different properties from their constituent. So, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन यानी कि जो केमिकल चेंजेस हैं वो कैसे प्रोसेस है? वो एक ऐसे प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस आर ऑल्टर्ड एंड दे फॉर्म वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस। और वो क्या करते हैं? रिएक्शन करके वो क्या फॉर्म करते हैं? एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं जो इंटायरली डिफरेंट होता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से। यानी कि जो भी सब्सटेंस इनिशियल में जो सब्सटेंस थे अब वो चेंज होकर क्या बन गए हैं? एक नए सब्सटेंस बन गए हैं विथ इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। उनकी प्रॉपर्टीज अब चेंज हो गई है। द नंबर ऑफ एटम्स रिमेन्स कांस्टेंट, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। यहाँ हमने जो वर्ड ऑल्टर यूज किया है ये इसी को बतला रहा है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके जो एटम्स थे वो चेंज नहीं हुए हैं, वो उतने ही हैं, लेकिन उनकी अरेंजमेंट जो है वो क्या हो गई है? वो डिफरेंट हो गई है। द नंबर ऑफ एटम्स रिमेन्स कांस्टेंट, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कि एटम्स का बस क्या होता है? रीअरेंजमेंट हो जाता है, ना कि उनका नंबर चेंज होता है। जैसे यहाँ आप एक एग्जाम्पल देखो, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन में देखो कार्बन के एक एटम है, यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम है। यहाँ देखो क्या चेंज है? नंबर नहीं चेंज है। यहाँ पर एटम्स जो है वो सेम है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन गया है दिस इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन। इसकी कुछ
अलग प्रॉपर्टीज होगी। तो जो सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं इनिशियली उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, एंड जो वो नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, नाउ रिएक्टेंट। A reactant is a substance that takes part in chemical reaction. जो chemical reaction में involve होता है उसे हम क्या कहते हैं? reactant. Reactant is present at the start of chemical reaction. Means कि chemical reaction के start में जो substance आपका involve हो रहा है that is reactant. And product क्या हो गया? जो substance ये फॉर्म कर रहा है। The substance which are formed at the end of the chemical reaction is called product. जैसे यहाँ हाइड्रोजन वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना रहा है, तो ये वाटर क्या है? ये प्रोडक्ट है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। यानी कि जो रिएक्टेंट क्या है? जो सब्सटेंस स्टार्टिंग में इनिशियली इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्शन में उसे हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। एंड एट द फाइनल स्टेज ऑफ रिएक्शन वो जो सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है दैट इज प्रोडक्ट। नाउ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट, वाटर फॉर्म इज प्रोडक्ट। हाउ टू डिटरमाइन अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। अब केमिकल रिएक्शन तो हो रहा है लेकिन हम ये डिटरमाइन कैसे करेंगे? तो कुछ चीजें जो है वो हमें हिंट्स कह लो, हमें कुछ क्लू दिखता है, हमें कुछ दिखता है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब उसमें से क्या क्या दिख सकता है हमें? तो देखो, सबसे पहले चेंज इन स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इन जो स्टेट है उनका क्या है? वो उसमें चेंजेस हो सकता है। जैसे हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन क्या है? ये भी गैस है ना? लेकिन इन्होंने फॉर्म किया वाटर, ये लिक्विड, तो चेंज इन स्टेट हो गया। दूसरी बात करते हैं हम चेंज इन कलर। अब कुछ केमिकल रिएक्शन जब होते हैं तो कलर चेंज होता है, तो उस बेसिस पे भी हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे कॉपर सल्फेट जो होता है सॉल्यूशन, वो क्या होता है? वो ब्लू इन कलर होता है। उसमें जब हम आयरन नेल्स डाल देते हैं तो देखते हैं कि कॉपर सल्फेट जो है वो आयरन के साथ रिएक्ट कर कर क्या बनाता है? हमारा आयरन सल्फेट बनाता है, जो हमारा ग्रीन कलर का होता है। यानी कि चेंज इन कलर। पहले कॉपर सल्फेट जो था वो ब्लू कलर का था, लेकिन जब वो आयरन के साथ रिएक्ट कर गया और उसने आयरन सल्फेट फॉर्म किया तो उसका कलर हो गया ग्रीन। इट मीन्स कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन जो है वो हुआ है। और साथ ही साथ आपको क्या दिखता है? जिस भी बीकर या जिस भी आपने यूज किया है बीकर और ग्लास, तो उसके आपको बॉटम में क्या दिखेगा? बॉटम में आपको कॉपर के जो सब्सटेंस है वो वहां पर क्या दिखेंगे? आपको सेटल डाउन दिखेंगे एट द बेस ऑफ बीकर। तो इस तरह से जब चेंज इन कलर दिखता है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। नाउ इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब कुछ केमिकल रिएक्शंस को हुए हैं, ये कैसे हम समझते हैं? तो कुछ कभी कभी रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें गैस इवॉल्व होता है। जैसे जब जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है? जिंक सल्फेट। यानी कि जब हमारा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है ये, तो वो हमारा क्या रिलीज करता है? विथ अ पॉप साउंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो यहाँ पर जब पॉप साउंड के साथ आवाज आती है गैस रिलीज होने की, तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है। अब हम देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर। कुछ रिएक्शंस होते हैं तो टेम्परेचर चेंज होता है, या तो हीट इवॉल्व हो जाएगा या तो फिर वो रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो जब हीट इवॉल्व होता है, कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट निकलता है, हीट रिलीज होता है, उसे हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। और जब कोई केमिकल रिएक्शन के लिए हमें हीट को देना पड़ता है, यानी कि वो एब्जॉर्ब करता है वो केमिकल रिएक्शन, देन उस केमिकल रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ओके, नाउ एक्सोथर्मिक का हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे अमोनिया फॉर्मेशन। अमोनिया फॉर्मेशन एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें हीट इवॉल्व होता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया फॉर्म करता है और यहाँ पर देखो आप हीट
रिलीज हो रहा है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ ही साथ ये क्या करता है, हीट को रिलीज करता है। एंडोथर्मिक का रिएक्शन देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हम हीट देते हैं तो ये टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो भी आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जिसमें वो हीट एनर्जी जो है वो किसके फॉर्म में ले रहा है, तो वो सनलाइट से ले रहा है। ये लाइट मिलती है इसको, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये क्या फॉर्म करता है, ग्लूकोज फॉर्म करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है ना। केमिकल इक्वेशन अब क्या होते हैं हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम केमिकल इक्वेशन क्या होता है ये देखते हैं, देन उसके बाद हम क्यों बैलेंस करते हैं उस केमिकल रिएक्शन को और हम कैसे बैलेंस करते हैं। केमिकल इक्वेशन, symbolic representation of a chemical reaction with the help of symbols and formulas is called chemical equation। अब देखो, केमिकल जो भी रिएक्शन होते हैं जब हम उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्या, जो भी हमने एलिमेंट्स यूज किए हैं उसके सिंबल्स या जो भी कंपाउंड्स हमने यूज किए उसके फॉर्मूला को यूज कर हम उस केमिकल रिएक्शन को बाय सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं। इससे बहुत ईज होता है उस केमिकल रिएक्शन को समझने में, उसके नंबर ऑफ एटम्स को देखने में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है उस केमिकल रिएक्शन की। इसीलिए हम केमिकल इक्वेशन से उस केमिकल रिएक्शन को शो करते हैं। Symbolic representation of a chemical reaction with the help of symbols and formulas is called chemical equation। जैसे हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो वाटर फॉर्म करता है। यहाँ पर हमारे लिए इजी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अब हम ऐसे इतना बड़ा हाइड्रोजन गैस लिखेंगे, ऑक्सीजन लिखेंगे, लेकिन हमें इससे कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं रिएक्टेंट में, कितने प्रोडक्ट में फॉर्म हुए हैं, ये हमें कुछ पता उसका इंफॉर्मेशन नहीं मिलता, कुछ पता नहीं चलता। तो इस वजह से भी हम क्या करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से शो करते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके उस केमिकल रिएक्शन के लिए। जैसे अब हम यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, ये मिलकर यहाँ पर क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं, वाटर फॉर्म कर रहे हैं। तो ये है आपका रिएक्टेंट और ये है आपका प्रोडक्ट। द रिएक्टेंट्स रिटेन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, जो रिएक्टेंट होते हैं जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट, और ये फॉर्म कर रहा है CO2, ये है हमारा प्रोडक्ट। तो जो रिएक्टेंट होते हैं वो कहाँ होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। आपकी लेफ्ट हैंड साइड हम क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट को, और राइट हैंड साइड हम लिखते हैं प्रोडक्ट को। एन एरो इज ड्रॉन बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एक एरो हम बीच में लगाते हैं केमिकल रिएक्शन के। इट डिनोट्स दैट द रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अब ये एरो का डायरेक्शन इधर है, मींस कि ये रिएक्टेंट जो है अब वो क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, और एरो जो है वो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन शो कर रहा है। इधर है एरो इधर डिनोट हो रहा है, तो इट मीन्स कि रिएक्शन इज गोइंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। Now, chemical equation can be made more concise by using chemical formulae इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। अब हम वर्ड्स में लिखें तो उससे हमें फुल इंफॉर्मेशन जो है उस केमिकल रिएक्शन की नहीं पता चलती है, ना ही स्टेट पता चलता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, केमिकल फार्मूलाज और सिंबल्स जो होते हैं एलिमेंट्स के, जो फार्मूलाज होते हैं कंपाउंड्स के, उनको हम यूज करते हैं ताकि हमारा केमिकल इक्वेशन जो है उससे हमें जो है फुल ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, इंफॉर्मेशन मिल सके। इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ द डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स दैट मेक अप अ मॉलिक्यूल। अब केमिकल फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला क्या शो करता है, द नंबर ऑफ द डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स दैट मेक अप अ मॉलिक्यूल। कितने डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स जो है वो मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारे मॉलिक्यूल। यही होता है हमारा केमिकल फार्मूला। जैसे हम एग्जांपल में लेते हैं, जैसे हमने यहाँ लिया जिंक, तो हमने यहाँ पे अभी सिंबल नहीं यूज किया है, यहाँ पर क्या है, जिंक है, हमने यहाँ जिंक लिख दिया, हमने यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख दिया, और ये डाइल्यूट है तो इसलिए हमने डाइल्यूट यहाँ पर इन द ब्रैकेट लिखा। नाउ ये अब क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा हमारा जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन
गैस। अब हमने उस रिएक्शन को क्या किया है, यहाँ पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाया है। जिंक का जो सिंबल है हमने वो यूज किया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारा मॉलिक्यूलर कंपाउंड है उसको हमने HCl से दिखाया है। जिंक क्लोराइड जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसको हमने, ये जो कंपाउंड है, ये जो केमिकल कंपाउंड फॉर्म हुआ है इसको हमने इसके फॉर्मूला से दिखाया है, एंड साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हुआ है। तो यही है हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। और इस एरो से क्या आपको दिख रहा है कि जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। तो ये है हमारा रिएक्टेंट और इधर है हमारा प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा एग्जाम्पल है इसमें आप देखो तो नंबर ऑफ जो एटम्स है दोनों साइड में, क्या वो इक्वल है? आप जिंक का देखो, जिंक का तो इक्वल है। हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 एटम है हाइड्रोजन के। क्लोराइड के 2, यानी कि हमारे प्रोडक्ट के साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम है और क्लोराइड के 2 एटम है, लेकिन राइट साइड में हाइड्रोजन के 1 एटम है और क्लोराइड का भी 1 एटम है, राइट। तो ऐसे जो केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन होते हैं जिसमें राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन। यानी कि ये जो हमारा इक्वेशन है वो क्या है? अभी स्केलेटल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स जो है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के वो इक्वल नहीं है। A chemical equation which is not balanced is a skeletal equation. ये रिएक्शन इट मीन्स कि बैलेंस नहीं है, ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है। तो ऐसे जो रिएक्शन होते हैं, इक्वेशन होते हैं सॉरी, उनको हम कहते हैं नॉट बैलेंस और अनबैलेंस्ड। और ऐसे ही अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? स्केलेटल इक्वेशन। जैसे यहाँ पर देखो आप, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, यहाँ पर भी नंबर जो है हमारे क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के एटम्स है, यहाँ क्लोरीन के 2 एटम्स है, बट यहाँ पर 1 ही है। तो ऐसे इक्वेशन जो है जो बैलेंस नहीं है वो कहलाते हैं स्केलेटल। नाउ व्हाई डू बैलेंस केमिकल इक्वेशन? तो हम क्या किसी भी केमिकल जो रिएक्शन है, जो भी केमिकल इक्वेशन है, उसको हम क्या करते हैं? बैलेंस क्यों करते हैं? हम उसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो ये कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, है ना। मीन्स कि जो स्टेट, ये जो कंजर्वेशन ऑफ मास है ये क्या बोलता है कि मैटर भी जो होते हैं कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मतलब कि मीन्स मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। सो इस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। सो रिएक्टेंट का मास हमारे प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना चाहिए, एंड द रिएक्टेंट एटम्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। जैसे मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है? हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में आप यहाँ देखो, यहाँ पर 1 एटम, इनिशियली आप इस रिएक्शन को देखोगे तो Mg+O2 और ये फॉर्म करता है MgO। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर क्या है? इसके 2 एटम है, तो हमने यहाँ पर 2 एटम कर दिया। अब ये हो गया ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम का जो हमारा नंबर ऑफ एटम्स है वो इक्वल हो गया। अब आप यहाँ देखो, यहाँ मैग्नीशियम 2 है, तो अगर हम यहाँ पर 2 करें तो क्या हो गया? हमारा ये जो पूरा इक्वेशन है वो अब क्या हो गया है? बैलेंस हो गया। मीन्स कि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। तो ये जो रिएक्शन, ये जो केमिकल इक्वेशन है ये हमारा क्या हो गया है? अब बैलेंस इक्वेशन हो गया है। नाउ लेकिन हम करेंगे कैसे? मैंने तो वहां पे शॉर्टकट में आपको दिखा दिया, लेकिन हम उसको अभी डिटेल में जानेंगे कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो देखो, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का कोई भी एक स्पेसिफिक तरीका नहीं होता है, कोई भी एक स्पेसिफिक मेथड नहीं होता है। इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं, मतलब हम देखते हैं फिर उसके बाद करते हैं। कोई ऐसा स्पेसिफिक मेथड हम नहीं यूज करते, बस हिट एंड ट्रायल करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे कि कैसे करते हैं। तो सपोज हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमने ले रखा है आयरन
एंड वाटर। जब आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करता है देन वो फॉर्म करता है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इस रिएक्शन में सबसे पहले स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, ड्रॉ अ ब्रैकेट अराउंड ईच फॉर्मूला, एनी चेंज occurs on bracket not on a particular element। अब देखो हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, हम जो भी हमारा फॉर्मूला है, सिंबल है, उसके अराउंड एक ब्रैकेट लगाएंगे। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ मैं नहीं करती हूँ, ओके। सो आप यहाँ देखो, हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया। अब जो भी चेंज होंगे वो इस ब्रैकेट के बाहर होंगे, ना कि आप किसी पर्टिकुलर, यहाँ तो सिंगल है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो आप इस कंपाउंड में आप कोई भी ब्रैकेट के अंदर किसी एक पर्टिकुलर, जैसे हाइड्रोजन में आपको ये तो नहीं, हाइड्रोजन सिर्फ आप पर्टिकुलर हाइड्रोजन को यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो ओवरऑल बाहर, आउटसाइड द ब्रैकेट करने होते हैं। तो ये है आपका सबसे पहला स्टेप कि आपको एक ड्रॉ करना है ब्रैकेट अराउंड ईच फॉर्मूला, जो भी आपने फॉर्मूला केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको ब्रैकेट्स डाल देने हैं। नाउ कम टू द सेकेंड स्टेप में क्या करना है, मेक अ टेबल विथ कॉलम। आपको ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है इस तरह से एक कॉलम बना लेना है, जितने भी आपके होंगे। यहाँ पर जो जैसे आयरन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, जो भी एलिमेंट, तीन ही एलिमेंट है, इससे ज्यादा होंगे तो आप ज्यादा टेबल बनाओगे, कॉलम बनाओगे। राइट एलिमेंट नेम इन वन कॉलम। अब हमने पहले कॉलम में क्या किया है, जो भी एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है उनको हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है। इन अदर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट, और जो सेकेंड कॉलम है उसमें हमने रिएक्टेंट, जो भी एलिमेंट के जितने भी एटम्स इनिशियली प्रेजेंट है उसको हमने यहाँ पे लिखा है। एंड थर्ड में हमने क्या रखा है, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, और जो हमारे एलिमेंट्स हैं इनके फाइनल प्रोडक्ट में इनका जो नंबर ऑफ एटम्स है उसको हमने रखा है। जैसे आप यहाँ देखो, आयरन ये क्या है हमारा, ये रिएक्टेंट है, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। तो आप देखो हमने यहाँ पर हमारे कितने एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो हमने यहाँ पे आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब आप रिएक्टेंट पे नंबर देखो, आयरन का कितना है, 1, हाइड्रोजन 2 इन नंबर, ऑक्सीजन 1 इन नंबर, राइट। अब आप प्रोडक्ट में देखो, आयरन के कितने एटम्स दिख रहे हैं, 3, ऑक्सीजन के कितने दिख रहे हैं आपको, 4, हाइड्रोजन के कितने दिख रहे हैं, 2। तो क्लियरली ये एक बैलेंस इक्वेशन नहीं है अभी भी, तो अभी हमको इसको बैलेंस करना है। थर्ड, जो तीसरा स्टेप है वो क्या बोलता है, अब क्या करना है आपको, स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन मैक्सिमम एटम्स। तो सबसे पहले आप स्टार्ट उस कंपाउंड से कीजिए जिसके पास नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है। इट मे बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट के साइड में ही हो या फिर रिएक्टेंट के साइड में ही ऐसे कंपाउंड हो जिनके पास नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हो। तो चाहे आप रिएक्टेंट के साइड में अगर प्रोडक्ट कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है तो वहां से स्टार्ट कर दीजिए, या आपको प्रोडक्ट में दिख रहा है नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट में ज्यादा है किसी कंपाउंड में, तो आप वहां से स्टार्ट कर दिए। जैसे हियर ऑक्सीजन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, तो ऑक्सीजन के पास हमारा क्या था, हमने यहाँ पे क्या देखा, Fe प्लस H2O, और इसने बनाया Fe3O4 प्लस H2। यहाँ क्या है, हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसमें दिख रहा है, हमारे इस कंपाउंड में। So we select Fe3O4 and the element O2 in it। अब हमने सबसे पहले इसी को सिलेक्ट कर दिया, उसमें भी हमने ऑक्सीजन को लिया क्योंकि ऑक्सीजन के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, दैट इज 4। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स डोंट अल्टर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड और एलिमेंट। अब हम इस पूरे फॉर्मूला को अल्टर नहीं करेंगे जी, हम इस फॉर्मूला को अल्टर नहीं करेंगे, हम जो भी काम करेंगे वो आउटसाइड द ब्रैकेट करेंगे, ना कि किसी इंडिविजुअल एलिमेंट पे वर्क करेंगे। Now come to the next slide. So atoms of oxygen initially हमारा कितना है, रिएक्टेंट में हमारा कितना है, 1, और ऑक्सीजन का हमारे प्रोडक्ट में कितना है, 4।
तो अब हम उसको बैलेंस कैसे करेंगे? तो हम जो हमारा रिएक्टेंट था, आप यहाँ देखना, Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। यहाँ हमारा रिएक्टेंट में कितना है ऑक्सीजन? 1 है, प्रोडक्ट में हमारे 4 है। तो अब हमें जब रिएक्टेंट में भी 4 करना होगा, तो अगर हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या ये हमारा ऑक्सीजन 4 हो जाएगा? या हो जाएगा। तो अब हमारा बैलेंस हो गया ऑक्सीजन, क्योंकि हमने 4 इंटू 1 यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे प्रोडक्ट में भी अब क्या हो गए हैं? 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गए हैं। नाउ अब क्या है, इक्वेशन कैसा दिखेगा? अब इक्वेशन आपका ऐसा हो गया, Fe प्लस आयरन प्लस H2O, और हमने देखो हमने ब्रैकेट के बाहर ही किया है चेंजेस, अंदर नहीं किया है, इंडिविजुअली हमने ऑक्सीजन पे नहीं किया है, हमने बाहर किया है। सो Fe3O4 प्लस H2, क्योंकि हमने इधर साइड कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं तो ये रिमेन्स द सेम, बट यहाँ पे देखो अब ये चेंज हो गया है। अब देखो ये अभी भी बैलेंस नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास रिएक्टेंट के साइड में हाइड्रोजन भी चेंज हो गया है, मींस इसके 8 एटम्स आ चुके हैं, जबकि हमारे प्रोडक्ट के पास सिर्फ 2 ही हैं। तो अभी ये पार्शियल बैलेंस्ड है, ये पूरा बैलेंस नहीं है। नाउ कम स्टेप 4, आयरन एंड हाइड्रोजन आर स्टिल नॉट बैलेंस, जैसा मैंने आपको बताया। अब हम आयरन, चूंकि ऑक्सीजन के बाद आयरन के पास सबसे ज्यादा था, 3 एटम्स थे, तो अब हम आयरन पे आते हैं। एटम्स ऑफ आयरन इनिशियली कितने हैं? 1। Fe प्लस, अब हमारा जो इक्वेशन है वो कैसा हो गया है? वो अब ऐसा हो गया है ना, क्योंकि हमने ऑक्सीजन को तो बैलेंस कर लिया है। तो अब आप देखो आयरन के पास कितने हैं? 1 रिएक्टेंट में, लेकिन प्रोडक्ट में कितने हैं? 3। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें रिएक्टेंट की साइड में आयरन में 3 से मल्टीप्लाई करना। तो ये हो गया हमारा कितना? 3। यानी कि अब हमारे रिएक्टेंट साइड में भी प्रोडक्ट के इक्वल ही आयरन के एटम्स आ चुके हैं, दैट इज 3। तो अब ये हमारा इक्वेशन जो है वो कैसा हो गया है? वो अब ऐसा हो गया है, आयरन के 3 एटम्स हो गए हैं, हाइड्रोजन के 8, ऑक्सीजन के 4 जो कि इक्वल है हमारे इसके, और आयरन भी अब इक्वल हो चुका है, ऑक्सीजन भी अब इक्वल हो चुका है, लेकिन अभी भी हाइड्रोजन इक्वल नहीं है। जैसा कि आप देख रहे होगे हाइड्रोजन यहाँ पर 2 एटम है और यहाँ पर 8, तो अभी भी ये क्या है? पार्शियल बैलेंस्ड है, ये जो है कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन नहीं है। नाउ स्टेप 5, हाइड्रोजन इज स्टिल नॉट बैलेंस, सो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इनिशियली कितने हैं? 8 इन H2O, इन प्रोडक्ट 2 हैं। अब आप देखो यहाँ पर प्रोडक्ट में कितने हैं? 2 हैं, और हमारे रिएक्टेंट में कितने हैं? 8। तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट में 4 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे हाइड्रोजन भी अब बैलेंस हो जाएंगे। सो अब हम देखते हैं, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे हमने ये हमारा इक्वेशन था, सॉरी ये हमारा इक्वेशन था जिसमें हमारा आयरन और ऑक्सीजन तो बैलेंस है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं था, तो हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारा हाइड्रोजन भी अब क्या है? बैलेंस है यहाँ पर। लेकिन हम चेक करेंगे अब। नाउ स्टेप 6 कहता है कि चेक द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ द साइड्स। तो हमने देखा आयरन के 3 एटम्स है, इधर यहाँ भी 3 एटम्स है, यहाँ ऑक्सीजन के 4 एटम्स है, यहाँ भी 4 एटम्स है, यहाँ पर आप देखो 4 इंटू 2 8 एटम्स है हाइड्रोजन के, यहाँ पर भी 8 है। तो अब ये हमारा जो इक्वेशन है इट इज बैलेंस्ड नाउ। If the number of atoms is equal in both the side, then it is now a balanced equation. जब हमने देख लिया कि number of atom दोनों साइड में इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, तब हम कह सकते हैं कि वो जो इक्वेशन है अब वो बैलेंस्ड इक्वेशन है। स्टेप 7, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। अब हम सिर्फ जो हमारे सिंबल्स हैं, जो भी फॉर्मूला है, उनको बस लिखकर नहीं छोड़ते हैं,
उसमें हम क्या करते हैं, जब हम स्टार्ट करते हैं तब से ही हम क्या करते हैं, उनके जो फिजिकल स्टेट होते हैं उसके सिंबल्स को भी लिखते हैं ताकि हमें उस केमिकल इक्वेशन के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिले। टू राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। अगर देखो, अगर यहाँ पर तो बैलेंस हमारा हो गया क्योंकि हमने तीन जो हमारे थे उसको हमने बैलेंस कर दिया, तीनों एलिमेंट्स को, ठीक है। लेकिन अगर हो सकता है किसी किसी में इससे भी ज़्यादा हो, तो आपको उतने पढ़ ही नहीं रहना है, आपको जितने भी एलिमेंट्स आपने रखे हैं आपके इक्वेशन में है, आपको उन सबको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, बैलेंस कर लेना है। स्टार्ट करना है उस एलिमेंट से जिसके पास नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद कम वाले, फिर आप ऐसे करते करते सारे एलिमेंट्स के नंबर को क्या करोगे, आप रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की साइड में बैलेंस करोगे। उसके बाद आप क्या करना है, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। अब हम फिजिकल स्टेट जब लिख देते हैं तो हमें केमिकल इक्वेशन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है। इन द अबव एग्जाम्पल नो इन्फॉर्मेशन इज रिटेन रिगार्डिंग देयर फिजिकल स्टेट। अब हमने यहाँ पर तो नहीं लिखा आयरन किस स्टेट में है, नहीं लिखा, वाटर किस स्टेट में है, हो सकता है स्टीम हो सकता है वेपर के फॉर्म में हो सकता है लिक्विड के फॉर्म में हो, तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि वाटर किस फॉर्म में है यहाँ पर, तो हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। लेकिन अगर हम यहाँ पर फिजिकल स्टेट मेंशन करते हैं तो हमें पता चलेगा कि केमिकल इक्वेशन में जो भी रिएक्टेंट हमारे यूज हुए हैं या जो भी प्रोडक्ट हमारे फॉर्म हुए हैं वो किस फिजिकल स्टेट में है। In the above example, no information is written regarding their physical state. The physical states of the reactant and product should be mentioned with their chemical formula. तो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ देखो कोई भी फिजिकल स्टेट मेंशन नहीं है, तो हम यहाँ पर फिजिकल स्टेट अगर मेंशन कर देते हैं तो हमारा केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव हो जाता है और हमारे लिए भी इजी हो जाता है उसे समझना। द गैसियस, लिक्विड, aqueous and solid state of reactant and product are represented by the notations. गैस के लिए हम क्या यूज करते हैं, जी। हमारा जो लिक्विड स्टेट होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्मॉल लेटर में एल। एक्वस के लिए हम ए क्यू इन ए स्मॉल लेटर एंड सॉलिड के लिए एस। सो जो ये एक्वस सॉल्यूशन होता है इसमें जो सॉल्वेंट होता है दैट इज ऑलवेज वाटर, उसे ही हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। अब हम अपने बैलेंस इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं बाय राइटिंग देयर फिजिकल स्टेट। तो हम यहाँ पे हमने आयरन लिया सॉलिड फॉर्म में, हाइड्रोजन का जो फिजिकल स्टेट है वो क्या है, गैस। हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो किस फिजिकल स्टेट में है, सॉलिड एंड हाइड्रोजन गैस। Here H2O is indicated with symbol G because H2O is used in the form of steam. तो हमने यहाँ पे H2O को जो स्टीम के फॉर्म में लिया है इसलिए उसको हमने गैस से डिनोट किया है। अदर एग्जाम्पल, कार्बन मोनोऑक्साइड, हमने यहाँ पर इसका फिजिकल स्टेट जो है वो क्या है, गैस। हाइड्रोजन गैस एंड मिथेनॉल, ये क्या, लिक्विड। कार्बन सॉलिड के फॉर्म में, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में। इसने क्या प्रोडक्ट फॉर्म किया, कार्बन डाइऑक्साइड इन द गैसियस फॉर्म। एक्वस सॉल्यूशन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर। जैसे सॉल्ट वाटर, सॉल्ट मिक्स इन वाटर, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो है वो ऑलवेज वाटर होता है। सो आई होप आपको मेरा ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए गुड बाय।